looking for admissions in MBA? Log into admissions@bsssias.ac.in or info@bsssias.ac.in just at your doorstep. Exceptional learning pattern with additional PGP program with Synergy University, Russia. Registrations are open. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BSSS रेडियो रिदम पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। सो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे साक्षी और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी म्यूज़िक सेंसेशन से जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अगर इनके बारे में कहा जाए तो ना सिर्फ ये टैलेंटेड सिंगर हैं, बल्कि इन्होंने कई सारे कॉन्सर्ट्स में भी परफॉर्म किया है। इन्होंने विश्व रंग जैसे प्रोग्राम में 6 गाने गाए हैं, जिसकी सीडी का नाम था धूप की चिरैया। इन्हें भोपाल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्होंने सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 में टीवी राउंड तक अपना नाम हासिल किया है। वहीं इन्होंने नन्हे उस्ताद की ट्रॉफी और किंग एंड क्वीन करोके में क्वीन का खिताब हासिल किया है। तो आइए हम आज की अपनी गेस्ट को तहे दिल से वेलकम करते हैं। सो शी इज नन अदर देन आवर लिटिल चैम्प आनंदा पाठक। थैंक यू साक्षी जी। सो आनंदा, कैसा लगा आपको आज यहाँ आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो आनंदा, आपकी आवाज़ ने जैसे सभी के दिलों पे राज कर रखा है। हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है और मैं तो सच में बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैं सबसे पहले इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने किसी भी फेवरेट गाने की हमें 2 लाइन सुना दीजिए। जी बिल्कुल। चुपके से रात की चादर तले चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे जंगले जले कतरा कतरा गले कतरा कतरा रात भी ना हिले आधी आधी रात भी ना हिले आधी आधी चुपके से रात की चादर तले। सच में आनंदा, बहुत प्यारी आवाज़ आपकी। मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स को भी काफ़ी पसंद आई होगी। सो आनंदा, जैसे कि हमें आपके म्यूज़िक करियर के बारे में पता है कि आपने काफ़ी छोटे से ही इस चीज़ की शुरुआत कर दी थी, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने इस चीज़ की शुरुआत कैसे और कब की थी। जब मैं 4.5 साल की थी, मैं व्हाट्सएप वीडियोस पे जो राधा कृष्ण जी के भजन आते थे, मैं उसे सुनती थी और लर्न करती थी। और दीदी और मैं अंताक्षरी खेलते थे विथ माय कज़िन्स। तो मैंने वहाँ जब मैंने दीदी को सुनाया भजन, तो दीदी को बहुत पसंद आया। तो दीदी ने मम्मी से जाके कहा कि आशी बहुत अच्छा गाती है। तो उस वक्त से मम्मी ने मुझे अकेडमी में डाला और मैं तब से सीख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स ने सही टाइम पे आपको वहाँ पे डाला। तो जैसे कि क्या होता है, यूजुअली हमारे पेरेंट्स हमें नहीं जान पाते, बट आपके पेरेंट्स ने टाइम का एकदम सही यूटिलाइजेशन किया है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ में जा रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हमें वो पसंद है या नहीं। तो चलिए, वो तो छोटे की बात थी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपको कब समझ में आया कि आपको इसी चीज़ में आगे बढ़ना है, या बचपन से ही आपको था कि नहीं, अब मैं इस चीज़ में हूँ तो मुझे यही करना है? मैं जब सुपरस्टार सिंगर में सिलेक्ट हुई थी 2024, तब मैंने वहाँ पर मतलब मेरी एज से कम जो बच्चे थे वहाँ पर मैंने उनको बहुत म्यूज़िक के लिए डेडिकेटेड देखा। तो वहाँ पर सिंगिंग का माहौल रहता था हमेशा। तो वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, क्षितिज और पीहू। तो वो लोग सिलेक्ट हुए और वो टीवी पे आए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला। तो जब उन्हें प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये सब करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, आई वांट टू डू दिस। सो उसी वक्त मैंने सोच लिया कि हाँ, मुझे म्यूज़िक में ही जाना है। मेरा इंटरेस्ट भी था उस चीज़ में।
तो जैसे कि ये जर्नी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है आपके अकॉर्डिंग, तो जैसे एक जो बच्चा होता है उसे बस पेरेंट्स ने डाल दिया होता है, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो परफॉर्म करने में काफ़ी डर लगता होगा, और हमें बड़े होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्टेज फियर होता है। तो जब आपने अपना फर्स्ट सॉन्ग गाया था तो क्या आपने भी तब स्टेज फियर फेस किया था? जी बिल्कुल, मैं जब भी मतलब मैं स्टेज पे गई थी उस वक्त तो मेरे हाथ पूरे ठंडे हो गए थे। मैं तब भी मतलब मैं थर्ड प्राइज़ आया था और मैंने उस वक्त आइए मेहरबा गाया था और बहुत अच्छा फीडबैक था। उसके बाद भी मतलब अभी भी स्टेज फियर है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका पहला सॉन्ग था और आपके हाथ ठंडे पड़ गए थे, तो देखिए तब तो आपका स्टेज फियर था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो आपका स्टेज फियर लगभग कम हो गया था। हाँ। तो जैसे आपने हमें फर्स्ट सॉन्ग सुनाया था तो मेरा फिर से थोड़ा सा मन हो रहा है कि आप हमें फिर से गाना सुना दीजिए, तो आप एक बार सुनाई दीजिए। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एंड आई होप कि इस बार आपके हाथ ठंडे नहीं पड़े होंगे। तो जैसे कि मैंने यूजुअली सुना है लोगों से कि काफ़ी ज़्यादा टफ जर्नी होती है उनकी, तो जैसे छोटे बच्चे जब किसी एकेडमी में जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से सिखाया जाता है? जैसे कि आपने किस तरह शुरुआत की म्यूज़िक की, आपने किस जेनर से स्टार्ट किया था? मतलब जैसे कि आप न्यू जनरेशन के हो, यंग जनरेशन हो, तो यूजुअली लोग क्लासिकल सॉन्ग गाना प्रेफर नहीं करते, बट पहले के टाइम में ऐसा होता था कि क्लासिकल से लोग शुरुआत करते थे। तो आपने किससे शुरुआत की? मैंने क्लासिकल से शुरुआत की थी क्योंकि मतलब मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि जो क्लासिकल होता है उससे बेस बनता है, किसी भी मतलब सिंगर का बेस बनता है, उससे हरकतें जल्दी आती हैं, तो इसलिए मैंने क्लासिकल से शुरुआत की थी। ओके, सो आपकी इस जर्नी में आपका सबसे ज़्यादा एक जो होता है ना, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होता है, तो वो आपका कौन सा मोमेंट था? मेरे 2 स्पेशल मोमेंट्स थे। सबसे पहला था जब मैंने सुपरस्टार सिंगर में सिलेक्ट हुई थी और तब मतलब एक के बाद सब क्लियर हो जा रहे थे राउंड्स, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। और उसके बाद मेरा सेकंड स्पेशल मोमेंट था जब मेरा पहला कॉन्सर्ट हुआ था, और वो मैं उसके लिए बहुत नर्वस थी, बट उसके बाद भी बहुत अच्छा हुआ था वो मेरे लिए। सो जैसे कि हमने सुना है कि आपने अनुराधा पौडवाल, जसविंदर नरूला जैसे सिंगर्स के साथ गाना गाया है, काम किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आनंदा, जैसे कि अब आपके म्यूज़िक करियर की शुरुआत तो हो ही चुकी थी, इसी के साथ आपने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की होगी। जी। तो जो एक नॉर्मल बच्चा होता है और जो एक बच्चा जो स्किल के साथ है, वो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा है, अपनी स्टडीज़ भी कर रहा है, तो आपने उनके बीच कैसे बैलेंस किया था? मैंने बैलेंस मतलब बचपन से मम्मी ने एक शेड्यूल बना के रखा था, क्योंकि म्यूज़िक था साथ में तो पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट थी, तो मम्मी ने शेड्यूल बना के रखा था कि ये इस समय ये सब करना है, तो इस हिसाब से वो मतलब इतना मतलब लगा नहीं, हार्ड नहीं हुआ, तो शेड्यूल के हिसाब से आराम से होता चला गया। हाँ, तो फिर जैसे कि आपको क्या लगता है कि जैसे लोग शेड्यूल बनाते हैं तो उस चीज़ को फॉलो करने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब आपके पेरेंट्स ने तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हाँ। किया है, तो आई गेस कि शेड्यूल को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम चीज़ों को पहले से सॉर्ट कर लें तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। जी बिल्कुल। तो आपको इस जर्नी में सबसे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज होता है, हर किसी की लाइफ में आता है, तो आपने किस टाइम पे स्ट्रगल ज़्यादा किया था? आपको ऐसा लगा कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मैं गिव अप करना चाहती हूँ? गिव अप मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि हमेशा मतलब पापा मम्मी ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, तो ऐसा लगा नहीं कि कभी गिव अप करना है। हमेशा मम्मी ने इंकरेज किया है मुझे म्यूज़िक के लिए। और स्ट्रगल टाइम मुझे तब लगा जब मतलब ऑडिशन से थोड़ा रिजेक्शन मिला,
तो ऐसा लगा कि यार सब हर जगह पर रिजेक्शन मिल रहा है, मैं अच्छा नहीं गाती, मैं नहीं गाती, बट तभी मम्मी ने मुझे बोला कि गलतियों से सीखते हैं अपन, तो बस ऐसे इंकरेज होते होते गए। दैट्स नाइस। हमें अपनी मिस्टेक से हमेशा इंकरेज होना चाहिए। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि हर एक जो स्टार होता है, एक सिंगर होता है, उसका सपना होता है किसी ना किसी से लाइक किसी ना किसी के साथ कोलैब करना। तो आपका ऐसा कौन सा ड्रीम कॉन्सर्ट है जिसमें आप जाना चाहेंगी? मेरा ड्रीम कॉन्सर्ट मैं कैसे बताऊँ, ड्रीम कॉन्सर्ट मतलब मेरा कैसा होगा वही आपको ना? क्या चाहिए? हाँ। मतलब आपको कहीं जाना है, मुझे यहाँ परफॉर्म करना है, ऐसा कर। मुझे मेरा ड्रीम कॉन्सर्ट जैसे मैं अब्रॉड जाके करूं और मैं मेरे पीछे बहुत सारे म्यूजिशियंस हों और मैं जो मेन पाथ रहता है ऑडियंस के बीच में स्टेज का, मैं वहाँ खड़ी हूँ एंड मैं अपनी खुद की एल्बम का सॉन्ग गा रही हूँ। ये मेरा ड्रीम कॉन्सर्ट होगा। दैट्स सो नाइस। मैं भी आपकी एल्बम में ज़रूर आना चाहूँगी, मैं देखना चाहूँगी कि आपकी जी, एल्बम बिल्कुल। कैसी है। सो वी विल ऑफ कोर्स वेट। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि जैसे हम सबका एक रोल मॉडल होता है, कोई एक ऐसा इंसान जो इन्फ्लुएंस करता है हमको, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन था जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया इस फील्ड में आने के लिए? मेरी लाइफ में रोल मॉडल मैं श्रेया घोषाल जी को मानती हूँ, क्योंकि मैंने मतलब उनको देखा है कि उन्होंने इतने घंटे रियाज़ किया है और बहुत मतलब उनकी गायकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं उनको अपना रोल मॉडल मानती हूँ। दैट्स सो नाइस। उनका एक गाना आप हमें गा के सुनाइए। जब सैया आई शाम को तो लग गए चांद मेरे नाम को, जब सैया आई शाम को तो लग गए चांद मेरे नाम को, सर पे रख के नाच फिरी मैं हर जलते हुए इल्जाम को, जब सैया आए शाम को तो लग गए चांद मेरे नाम को। सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी आवाज़ है। मतलब ऐसे एक बार आप गाना शुरू करते हो तो लगता है कि बस गाते ही रहो। खैर, तो चलिए इसी के साथ अपना पॉडकास्ट आगे बढ़ाते हैं। जैसे अब आपकी लाइफ तो एक स्टार जैसी हो गई है धीरे धीरे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे बच्चे होते हैं, एक जो नॉर्मल बच्चा होता है और जैसे आप हो, तो दोनों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ऑफ कोर्स एक जो बच्चा होता है वो स्कूल जाता है, आता है, खेलता है, पढ़ाई करता है, सो जाता है ना। तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से चीज़ें करते हो, तो आपने कभी ऐसा नहीं फील किया कि आप मिस आउट कर रहे हो चीज़ों को? आपने अपने फ्रेंड्स को मिस किया हो कभी कि मैं पहले उनके साथ खेलती थी, अब मैं नहीं खेल पाती, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब ऐसा कभी लगा नहीं कि जैसे मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ, क्योंकि पापा मम्मी ने मतलब इतना अच्छा सपोर्ट किया है और मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी है और हाँ मतलब हमेशा मतलब हम लोग ऐसे साथ में रहते हैं, खेलते रहते हैं, मस्ती करते हैं, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि मिस आउट कर रही हूँ। और सिंगिंग भी मैं इंजॉय करती हूँ, तो ऐसा नहीं कुछ। सो जैसे कि क्या होता है लोगों के साथ, उनको सबसे ज़्यादा एक स्पेशल टाइम होता है कि हमें इस टाइम पे अपना रियाज़ करना पसंद है। जी। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि आप एक प्रॉपर टाइम पे ही रियाज़ करोगे, या आपका कभी मन हुआ तो आप ऐसे दिन में 2-3 बार भी कर सकते हो? नहीं, मतलब मेरा फ़िक्स है कि मुझे हाँ सुबह सुबह ही करना है मॉर्निंग रियाज़। और जैसे कभी मैं लेट हो जाती हूँ या फिर कभी कुछ प्रोग्राम होता है तो थोड़ा लेट हो जाता है, उस दिन का मैं मान लेती हूँ कि चलो ठीक है, इस बार मिस्टेक हो गई, अगली बार से नहीं होगा, बट मॉर्निंग रियाज़ कंपलसरी है। सो व्हाट यू थिंक कि जैसे जो इंसान रियाज़ करके जा रहा है और जो इतना रियाज़ नहीं करता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस आता है? आपको क्या लगता है कि रियाज़ करना इज़ इम्पॉर्टेंट? जी बिल्कुल, रियाज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मतलब जब अपन रियाज़ करते हैं तो उस हिसाब से अपना गला बनता है, तो अगर अपन रियाज़ कम करते हैं तो उस हिसाब से आपका गला भी थोड़ा कम ही बनेगा, तो इसलिए रियाज़ करना कंपलसरी होता है। सो एक और बात इसी के साथ, जैसे कि एक सेइंग है कि आवाज़ गॉड गिफ्टेड होती है जी। ना।
तो अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो रियाज़ कर रहा है और कोई एक ऐसा इंसान है जिसको गॉड गिफ्टेड अच्छी सी वॉइस मिली है, तो व्हाट यू थिंक कि जो रियाज़ कर रहा है क्या वो अपनी आवाज़ उस इंसान की तरह बेहतर बना सकता है? वैसे तो मैं उस मतलब क्या कहूँ, बट मेरा मानना है कि हाँ, रियाज़ करने से बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब अगर गॉड गिफ्टेड वॉइस भी अगर रियाज़ नहीं करती है तो वो सिर्फ वॉइस के लिए ही जानी जाएगी। रियाज़ जो करते हैं उनके लिए तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनते जाते हैं। बिल्कुल आनंदा, बहुत ही ज़्यादा सही बात बोली आपने। रियाज़ करना है तो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आनंदा, आपने हमें बताया था कि आपने अपने लाइफ में रिजेक्शंस भी फेस किए हैं। हर किसी की लाइफ में रिजेक्शंस आते ही हैं। तो इसके बाद जब आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आपने उस डर को ओवरकम किया, उसके बाद अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपने जो भी कुछ किया, उसके बाद आपकी जैसी परफॉर्मेंस थी, जो पहली परफॉर्मेंस थी ओवरकम करने के बाद, वो कैसी रही? ओवरकम करने के बाद मेरी पहली परफॉर्मेंस तो अच्छी रही थी, और बट तभी थोड़ा सा डर था क्योंकि जस्ट ओवरकम किया था उस चीज़ को। तो वैसे तो मतलब थोड़ी सी नर्वस थी, बट तब भी अच्छी गई थी परफॉर्मेंस। तो आनंदा, जैसे कि अब आपने हमें बताया था कि एक नन्हे उस्ताद की ट्रॉफ़ी आपने अपने नाम की है, तो उसकी क्या कहानी रही? तो जब मैंने विनर रही थी मैं नन्हे उस्ताद की, तो वहाँ पर मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं विनर थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैं पहले तो जैसे ही नाम आया मैं जस्ट जंप किया मैंने, मैं बहुत खुश थी। उसके बाद फिर मैं जब ट्रॉफ़ी लेकर आई, और मैं चेक भी था साथ में, तो मैं जब लेकर आई तो मैंने सबसे पहले पापा मम्मी को खड़ा किया। मैंने पापा मम्मी को दिया ट्रॉफ़ी और चेक दोनों दिया, गिफ्ट्स भी दिए, और मैंने फिर उन दोनों की फ़ोटो खींची पापा मम्मी की, और फिर पापा मम्मी और मेरे साथ मैंने फ़ोटो खींची और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। दैट्स रियली गुड। सो आनंदा, जैसे कि हम सबके लाइफ में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो व्हाट यू थिंक कि एज अ चाइल्ड सिंगर आपकी लाइफ में आपकी पेरेंट्स का कैसा रोल रहा है? मेरी लाइफ में पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा रहा है, और मतलब मेरे मम्मी पापा ने दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। पापा ने स्पेशली मतलब जहाँ भी मुझे जाना होता था कंपटीशन के लिए, कभी पापा ने मना नहीं किया कि यहाँ थोड़ा दूर है, यहाँ मत जाओ। हमेशा पापा ने सपोर्ट किया जाने के लिए। फाइनेंशियली भी पापा ने सपोर्ट किया है। और मम्मी तो मुझे हर जगह मतलब मम्मी हमेशा साथ में ही रहती हैं, और कभी भी मतलब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मैं नर्वस हो रही हूँ तो हमेशा इंकरेज किया मम्मी ने कि हाँ तुम कर सकती हो, यू आर ग्रेट एंड यू कैन डू दैट्स। सो ऐसा सपोर्ट किया है मुझे। सो इसी के साथ आपके पेरेंट्स ने तो आपको सपोर्ट किया, बट मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे एक जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं, एक जो नॉर्मल चाइल्ड होता है, आपने अपना करियर एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में बनाने की सोची, पर यहीं कुछ ऐसे चाइल्ड होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और उनके पेरेंट्स उस टाइम पे उनको किसी और से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो व्हाट यू थिंक कि क्या ये सही है? क्या आपने कभी अपने लाइफ में कंपैरिजन फेस किया है? हाँ, कंपैरिजन फेस किया है, बट नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में किया है। क्योंकि मतलब मैं हमेशा कंपैरिजन करती थी, और मैं उस चीज़ को कंपैरिजन समझती थी कि अच्छा वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं ज़रूर करूँगी उस चीज़ को। तो ऐसा हुआ ये है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आपने अपने पेरेंट्स को पॉजिटिव लिया और उनके कंपैरिजन को अपना स्ट्रेंथ बनाया। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें एक नेगेटिव कंपैरिजन देते हैं, और कई बार उसमें बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता बल्कि पीछे हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। तो मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे के साथ रहें, उसे नेगेटिवली कंपेयर मत कीजिए, लेकिन उसका सपोर्ट कीजिए। और अगर आप इसी तरह अपने बच्चों का सपोर्ट करते रहे तो मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आप जो सब लोग वहाँ से हमें देख रहे हैं, एक दिन आप में से कोई ना कोई आनंदा जैसे यहाँ बैठा होगा। So thank you so much for watching us. This was RJ Sakshi and you are watching to BSSS Radio Rhythm Podcast. BSSS Rhythm.